हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर ऑन चैनल दीपंकर आर्ट्स क्लासेस। जैसा कि मैंने बताया था कि आपको इस चैनल पे क्लास 1 से लेकर के क्लास 12 तक के ह्यूमैनिटीज के सारे सब्जेक्ट्स के पेपर, सारे सब्जेक्ट्स के टॉपिक जो है मैं आपको इस चैनल पे जो है बताऊंगा और एक एक करके सारे टॉपिक वाइज मैं उसको पढ़ाऊंगा। तो आज के इस क्रम में मैं लेकर आ रहा हूँ क्लास 10th का ज्योग्राफी का चैप्टर 1 रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन बटन दबा दीजिए और वीडियो को लाइक करना भी मत भूलिएगा। बेल आइकन बटन दबाइएगा तो आपको नए वीडियोस की नोटिफिकेशन भी मिलते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास, जो कि क्लास 10 के ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर है रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि रिसोर्स होता क्या है। ठीक है, तो रिसोर्स को हिंदी में हम लोग कहते हैं संसाधन। ठीक है, और रिसोर्स वो चीज़ें होती हैं जिसका उपयोग करके हम यानी कि ह्यूमन काइंड अपने बेसिक ज़रूरतों को पूरा करते हैं, बेसिक नीड्स को पूरा करते हैं, वो रिसोर्स कहलाता है। ठीक है, अब डेवलपमेंट, तो रिसोर्स का डेवलपमेंट कैसे किया जाए, कैसे किया जा सकता है, क्या क्या उपाय हैं रिसोर्स को डेवलपमेंट करने के, रिसोर्स का विकास करने के, ये हम लोग इस चैप्टर में आगे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं बात रिसोर्स से। तो रिसोर्स होता क्या है? तो रिसोर्स मीन्स एवरीथिंग अवेलेबल इन आवर एनवायरनमेंट। हर वो चीज़ जो हमारे पर्यावरण में, हमारे एनवायरनमेंट में मौजूद होता है एंड विच कैन बी यूज टू सेटिस्फाई आवर नीड्स, जिसका इस्तेमाल हम लोग अपने ज़रूरतों को पूरा करने के लिए कर सकते हैं, प्रोवाइडेड इट इज़ टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल, और तकनीकी तौर पर इसका उपयोग किया जा सकता है, इसमें तकनीक का इस्तेमाल करके इसको उपयोग लायक बनाया जा सकता है, एंड इकोनॉमिकली फिजिबल एंड कल्चरली भी एक्सेप्टेबल, यानी कि आर्थिक रूप से उसमें उसके मतलब आर्थिक कुछ वैल्यू होगी, उसकी इकोनॉमिक वैल्यू होती है, एंड कल्चरली एक्सेप्टेबल, यानी कि पूरे समुदाय के द्वारा, पूरे संस्कृति, पूरी सभ्यता के द्वारा उसको एक्सेप्ट किया जाए, ग्रहण किया जाए। तो ये होता है हमारा रिसोर्स। अब बात करते हैं कि हम मानव, ह्यूमन बीइंग किस तरह रिसोर्स पे डिपेंडेंट होते हैं। एक्चुअली तो आइए इस पिरामिड को हम देखते हैं कि ह्यूमन बीइंग जो होता है, ये तीनों, नेचर है, इंस्टीट्यूशंस और टेक्नोलॉजी है, ये तीनों ही डिपेंडेंट होता है, ये तीनों ही डिपेंडेंट होता है, एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट होता है। जैसे ह्यूमन बीइंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके इंस्टीट्यूशंस में वो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, और फिर नेचर पे डिपेंडेंट होकर के नेचर में जो रिसोर्सेज पाए जाते हैं उसको टेक्नोलॉजी के यूज़ के द्वारा उसको यूजेबल बनाते हैं, यानी हमारे अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए उपयोगी बना देते हैं। तो ये सब इंटरडिपेंडेंट है। हम ह्यूमन बीइंग नेचर पे इंटरडिपेंडेंट हैं, और हम जो है फिर टेक्नोलॉजी और इंस्टीट्यूशंस के ऊपर भी डिपेंडेंट हैं। अब बात करते हैं रिसोर्सेज की, कि रिसोर्सेज क्या होता है। रिसोर्सेज दो तरीके से हम इसको क्लासीफाई कर सकते हैं, एक होता है नेचुरल और दूसरा होता है ह्यूमन, यानी मैन मेड रिसोर्स। तो जो नेचुरल रिसोर्स होता है, इधर से मैं जरा बताता हूँ आपको, जो नेचुरल रिसोर्स होता है वो होता है आपका रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल। जो रिन्यूएबल रिसोर्स होता है इसमें दो तरीके का होता है। एक होता है आपका कंटिन्यूअस एंड फ्लो, जो लगातार चलता रहता है, जिसमें लगातार फ्लो होता रहता है, जो कभी ख़त्म नहीं होता है, जैसे कि आपका विंड एंड वाटर। तो वाटर कभी ख़त्म नहीं हो सकता, वाटर ख़त्म हो जाएगा तो हम लोग ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि हम लोग वाटर ख़त्म हो जाएगा तो भी ख़त्म हो जाएंगे, और विंड ख़त्म हो जाएगा तो भी ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि बिना हवा के सांस नहीं ले सकते, और कहा जाता है कि जल ही जीवन है, तो बिना जल के हम लोग जिंदा भी नहीं रह सकते। तो ये कंटिन्यूसली फ्लो होता है। हम लोग पढ़ते हैं साइंस की किताबों में, हम लोगों ने बचपन से पढ़ा है कि वाटर साइकिल होता है, तो पानी जो है धरती पे फिर से बनता ही रहता है। हाँ, बस एक चीज़ होता है कि कौन सा पानी पीने योग्य है, कौन सा पीने योग्य नहीं है, ये हमें देखना होता है। ठीक है, इसमें कहीं कमी तो कहीं इसमें वेरिएशंस आते रहते हैं। ठीक है, कभी कभी पीने योग्य पानी कम हो जाता है, फिर उसको हम लोग बॉयल करके या और दूसरे तरीके से उसको पीने योग्य बना डालते हैं, और एयर तो खैर विंड है ही हमारा। उसके बाद दूसरा इसमें होता है रिन्यूएबल में बायोलॉजिकल। बायोलॉजिकल में क्या होता है, एक तो होता है नेचुरल वेजिटेशन होता है, और दूसरा होता है वाइल्ड लाइफ। नेचुरल वेजिटेशन का मतलब होता है कि जितने भी हम लोग प्राकृतिक जो भी वनस्पतियाँ देखते हैं, जो पेड़ पौधे हैं, वो हमारा नेचुरल वेजिटेशन है। ये रिन्यूएबल है। कैसे रिन्यूएबल है भाई? तो हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगा सकते हैं। होता क्या है, हम लोग ना जनरली डिफोरेस्टेशन ज़्यादा कर रहे हैं, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रहा है तो डिफोरेस्टेशन ज़्यादा हो रहा है। लेकिन अगर हम लोग चाहें तो अगर एक पेड़ काटते हैं तो हमें 10 पेड़ बदले में अगर लगाते हैं, तो इसको हम लोग इस नेचुरल रिसोर्स को हम लोग क्या कर सकते हैं, रिन्यूएबल कर सकते हैं, फिर से इसको नया रूप से हम लोग बना सकते हैं, नवीकरणीय हो सकता है। दूसरा वाइल्ड लाइफ। तो वाइल्ड लाइफ की अगर बात करें, जिसमें कि जंगली जानवर आता है, हालांकि बहुत सारे जंगली जानवर एक्सटिंक्ट हो गए हैं, पर हम उसको बचा सकते हैं, और आज उसके लिए गवर्नमेंट ने
पूरे वर्ल्ड के हर गवर्नमेंट ने बहुत सारे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बना के रखे हैं, रिजर्व बना के रखे हैं, जिसमें कि उन सारे जानवरों को सेफ रखा जाता है, उनका प्रोडक्शन जो है वो किया जाता है, उनकी ब्रीडिंग करवा करके उनकी संख्या में बढ़ोतरी की जाती है। अब बात करते हैं नॉन रिन्यूएबल की, यानी जिसको हम लोग बदल नहीं सकते। अनवीकरणीय क्या होता है, ठीक है। तो नॉन रिन्यूएबल में आता है हमारा, एक होता है रिसाइक्लेबल और दूसरा होता है हमारा नॉन रिसाइक्लेबल, ठीक है। एक रिसाइक्लेबल, दूसरा नॉन रिसाइक्लेबल, यानी जिसको हम लोग रिसाइकिल कर सकते हैं। जैसे कि मेटल, अगर लोहा होता है या सोना होता है, चांदी होता है, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, फिर से रिसाइकिल कर देते हैं। जैसे कि यूज़ कर लिए एक बार लोहा का, फिर उसको गला देते हैं फैक्ट्री में जा करके, फिर उसका हम लोग दूसरा इस्तेमाल कर सकते हैं। उसी तरह फिर क्या कहते हैं, नॉन रिसाइक्लेबल क्या होता है, फॉसिल फ्यूल्स। नॉन रिसाइक्लेबल में होता है फॉसिल फ्यूल्स, ठीक है। फॉसिल फ्यूल्स मतलब कि जो हम लोग क्रूड ऑयल का यूज़ करते हैं, पेट्रोलियम, गैस, डीजल, ये जो भी चीज़ें बनती है सब फॉसिल फ्यूल से आती हैं। तो ये फॉसिल तुरंत नहीं बनते हैं, है ना, इसको बनने में लाखों हजारों लाखों साल लग जाते हैं। अब ये हजारों लाखों साल बाद जब ये लगेगा तो सोचिए कि कितने जनरेशन्स खत्म हो जाएंगे। तो ये नॉन रिसाइक्लेबल है, ये एक बार अगर ख़त्म हो जाता है ना ये फॉसिल फ्यूल, तो दोबारा हम लोग उसको नहीं बना सकते। हम लोग बाइक चलाते हैं, कार चलाते हैं, ठीक है, तो जब उसमें पेट्रोल डालते हैं ख़त्म हो जाते हैं, तो क्या फिर से हम लोग उसको बना सकते हैं क्या, नहीं बना सकते। पेट्रोल दोबारा नहीं बनाया जा सकता, इसलिए नॉन रिसाइक्लेबल में आता है, ठीक है। अब ह्यूमन की बात करते हैं। रिसोर्सेज में मैंने एक बताया था नेचुरल, दूसरा है ह्यूमन। तो ह्यूमन में जो है दो तरह का होता है, स्ट्रक्चर्स मतलब क्या, ये जो मकान है ये स्ट्रक्चर है। जितने भी बिल्डिंग हम देखते हैं मानव द्वारा बनाए गए, स्कूल, कॉलेज, रोड, सड़कें, है ना, रेलवे प्लेटफॉर्म, एयरपोर्ट्स, वो सब स्ट्रक्चर्स जो है वो ह्यूमन का एक रिसोर्स है जो कि मानव द्वारा बनाया गया। अब एक क्वांटिटी एंड क्वालिटी भी होता है इसमें। ह्यूमन जो भी चीज़ें बनाते हैं उसमें क्वांटिटी यानी कि एक नंबर होता है, इतने सारी चीज़ें बनाई जाती हैं, और क्वालिटी बेस्ड होता है। मेड जो भी चीज़ें बनाई जाती हैं, जो रिसोर्सेज बनाए जाते हैं, वो क्वालिटी बेस्ड होते हैं। उसकी क्वालिटी दिखाई जाती है कि कौन सी क्वालिटी अच्छी है, किस रिसोर्स की क्वालिटी ज़्यादा अच्छी है, किस रिसोर्स की कम, ठीक है। तो ये तो बात हम लोग किए कि रिसोर्स होता क्या है। अब हम लोग देखेंगे कि टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज क्या है, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज देखते हैं। तो टाइप्स ऑफ रिसोर्स में हम ये देखेंगे कि किस किस आधार पे रिसोर्सेज को बांटा गया है, ठीक है। उनको बांटने के आधार क्या है, किस बेसिस पे हम लोग रिसोर्स को अलग अलग बांट देते हैं, अलग अलग टाइप्स में, अलग अलग प्रकारों में बांटते हैं। तो सबसे पहला ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, उत्पत्ति के आधार पे। तो अब बात करते हैं इसके आधार पे दो तरीके से रिसोर्स को बांटा गया है, एक बायोटिक, एक अबायोटिक। जो बायोटिक है, बायोटिक का मतलब होता है जैव संसाधन, है ना, जिसमें कि जैव का मतलब जो सजीव चीज़ें हों, जो लिविंग बींग्स हो, जिसमें कि जान हो। तो देखिए ह्यूमन बींग्स, हम लोग में जान है, हम लोग भी एक रिसोर्स ही है, ह्यूमन बींग्स रिसोर्स है। फ्लोरा एंड फौना, फ्लोरा यानी कि पेड़ पौधे वनस्पतियाँ, और फौना यानी कि जंगली जीव जंतु वन्य प्राणी, ये सब जो है क्या है, रिसोर्स है। जैव रिसोर्स है, जैव संसाधन है, बायोटिक रिसोर्स है। फिशरीज जो मत्स्य होते हैं, जहाँ मछलियाँ पाली जाती हैं, वो सब। लाइव स्टॉक मतलब जो पशुपालन होता है, ये जितनी भी चीज़ें हैं ये क्या है, एक बायोटिक रिसोर्सेज है। अब अबायोटिक रिसोर्स की बात करें तो जो कि जिसमें जान नहीं होती, जैसे रॉक्स, मेटल्स, ओशियंस, है ना, उसके बाद और भी जैसे जितनी भी चीज़ें हैं जिसमें जान नहीं होती है, वो सब आते हैं अबायोटिक रिसोर्सेज में। अब बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, उपयोग के आधार पर जब हम बांटते हैं तो रिसोर्सेज कितने तरह के होते हैं। उपयोग के आधार पे दो होता है, एक रिन्यूएबल होता है, एक नॉन रिन्यूएबल होता है। रिन्यूएबल मतलब जिसको हम लोग फिर से क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, तैयार कर सकते हैं, नवीनीकरण किया जा सकता है। जैसे कि सोलर एंड विंड एनर्जी, सूरज की रोशनी कभी खत्म होने वाली नहीं है, हवा कभी खत्म होने वाली नहीं है, इसको हम लोग रिसाइकल कर सकते हैं। इसके एनर्जी को हम लोग देखते हैं बहुत राजस्थान और गुजरात जैसे रेगिस्तानी इलाकों में कि विंड मिल बना दिया जाता है और उसका इस्तेमाल कर लिया जाता है एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। सोलर प्लेट्स लगाए दिए जाते हैं और सोलर एनर्जी के रूप में हम उसका यूज़ करते हैं। वाटर भी जो है ये एक रिन्यूएबल रिसोर्स है, इसको हम लोग रिन्यूएबल कर सकते हैं, इससे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी वगैरह पैदा करते हैं ना। और इसलिए चूँकि वाटर साइकिल चलता रहता है, जैसे मैंने बताया था थोड़ी देर पहले, तो वाटर साइकिल चलता रहता है तो फिर इसको हम लोग रिन्यूएबल कर सकते हैं। फॉरेस्ट, जंगल, बताया था कि डिफोरेस्टेशन होता है तो एफोरेस्टेशन भी किया जा सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगा के। वाइल्ड लाइफ, तो वाइल्ड लाइफ भी सेंचुरी जो रिजर्व बना करके जो है उसके ब्रीडिंग करवा करके उसको बचा के रखा जा सकता है। अब है नॉन रिन्यूएबल, जिसको नया नहीं बनाया जा सकता, फिर से जो खत्म हो गया सो हो गया, अनवीकरणीय होता है, जैसे कि फॉसिल फ्यूल्स, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस वगैरह आते हैं इसके अंदर। अब पेट्रोलियम जो इसको बनने में ना हज़ारों लाखों साल लगते हैं। अब ये हज़ारों लाखों साल जब इसको बनने में लगेंगे तो सोचिए कि कितनी जनरेशन खत्म हो जाएंगी, उतना इंतजार कौन करता है ना। हम लोग भी ज़िंदगी 60 से 70 साल एवरेज लाइफ होता है हमारा, मर जाएंगे।
तो ये जो फॉसिल फ्यूल्स है ये नॉन रिन्यूएबल होता है, इसको हम लोग फिर से क्या कर सकते हैं, रिन्यूएबल नहीं कर सकते, बहुत टाइम लग जाएगा। ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप, अब बात करते हैं ऑनरशिप की, यानी कि कब्जे के अधिकार की बात करें तो दो तरीके की होती है रिसोर्सेज। एक होता है हमारा इंडिविजुअल रिसोर्स, दूसरा होता है हमारा कम्युनिटी ऑन रिसोर्सेज। इंडिविजुअल मतलब हर एक व्यक्ति का अपना रिसोर्स, जैसे प्लॉट्स, लोगों की ज़मीनें होती हैं, घर होता है, बगीचे होते हैं, प्लांटेशंस होता है, पास्चर लैंड्स, घास चराने के लिए छोटा मोटा ज़मीन होती है, उनके पास तालाबें होती है, इसमें मछलियाँ पाली जाती हैं, वाटरिंग वेल्स, कुआँ होता है, एक प्रेमचंद की कहानी है ठाकुर का कुआँ, तो कुआँ भी इंडिविजुअल होता है, लेकिन गांव के लोग को देता है पानी पीने के लिए, अलग बात है। कम्युनिटी ऑन रिसोर्स में क्या होता है कि इसमें पूरे समुदाय के लिए जो रिसोर्स मौजूद हो, यानी हर समुदाय के पूरा गांव, पूरा समाज उसका उपयोग कर सके। जैसे कि ग्रेजिंग लैंड्स, गांव में चरवाहे वाली ज़मीन जहाँ पे कि भेड़ बकरियाँ सबकी चरती हैं, वो सबके लिए है। ब्यूरियल ग्राउंड, श्मशान हो गया, कब्रिस्तान हो गया, सारे लोग जाते हैं वहीं पे अपने मृतकों को जो वहाँ पे जलाते हैं। विलेज पॉन्ड्स, गांव का जो तालाब है वहाँ सारे गांव भर के लोग के जानवर जो है जाते हैं, पानी पीते हैं, नहाते धोआते हैं, जो करना है। पार्क्स, पार्क्स जो होता है शहरों में हम लोग सब आदमी जाते हैं, ऐसा थोड़ी कि मेरा अपना पार्क होता है हम ही जाएंगे, सब लोग जाते हैं, बच्चे खेलते हैं, सब घर से लोग जाते हैं। पिकनिक स्पॉट्स में भी हर लोग जाते हैं, न्यू ईयर के दिन पिकनिक मनाने के लिए। प्ले ग्राउंड की बात करें तो सारे बच्चे एक साथ एक मैदान में आकर के खेलते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम ही खेलेंगे तुम नहीं खेल सकते, ऐसा नहीं। प्ले ग्राउंड्स में तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये कम्युनिटी ऑन रिसोर्सेज है। अब हम लोग बात करेंगे नेशनल और इंटरनेशनल रिसोर्स के बारे में। हाँ, तो अब हम लोग देखेंगे नेशनल रिसोर्स और इंटरनेशनल रिसोर्स। नेशनल का मतलब होता है राष्ट्रीय संसाधन। अब एक कंट्री के अंदर जो भी चीज़ें हैं वो सब नेशनल रिसोर्स हो जाते हैं। एक देश के अंदर आने वाली सारी चीज़ें नेशनल रिसोर्स होती हैं, और नेशनल रिसोर्स का मतलब कानूनी तौर पर गवर्नमेंट जिसकी रक्षा करती है, जो गवर्नमेंट के अंदर आता है, और लीगली गवर्नमेंट उन सारे प्रॉपर्टीज़ पे, उन सारे रिसोर्स पे एक्शन ले सकती है। जैसे प्राइवेट प्रॉपर्टी फॉर पब्लिक गुड, हमारा जो घर है, आपका जो घर है, ये जो सड़कें हैं, ये सड़कों के बगल में जो लोग रहते हैं, ये सब गवर्नमेंट के अंदर है। अगर गवर्नमेंट चाहे तो हमारे घर को भी अपने अंदर ले सकती है। कैसे ले सकती है? सपोज मेरे घर से अगर चापाकल से पेट्रोलियम निकलने लगे तो रिसोर्स निकलेगा, है मेरा घर, लेकिन गवर्नमेंट को ये बात पता चलती है कि मेरे घर से पेट्रोलियम निकल रहा है, तो गवर्नमेंट मेरे घर को ले सकती है, बदले में मुझे कॉम्पनसेशन देगी, मेरे ज़मीन को वो ऑन कर सकती है, मेरे लैंड को वो ले सकती है। आपने देखा होगा कि सड़कें बनती हैं जब, या रेलवे ट्रैक बिछाए जाते हैं, तो कितने सारे लोगों के घर जो है तोड़ दिए जाते हैं, तोड़े जाते हैं ना, तो उनको कंपनसेट किया जाता है गवर्नमेंट उनको पैसे देती है, रिमेडी देती है, और उनका ज़मीन जो है वो ले लेती है। तो वो नेशनल रिसोर्स के अंदर है। वाटर रिसोर्स, जितने भी वाटर रिसोर्स हैं, जो कि ये क्या कहते हैं, जो भी हमारे पॉलिटिकल बाउंड्री के अंदर आते हैं, वो सारा जो है गवर्नमेंट का है, सारा नेशनल रिसोर्स है। फॉरेस्ट नेशनल रिसोर्स है, वाइल्ड लाइफ नेशनल रिसोर्स है, लैंड विद इन द पॉलिटिकल बाउंड्रीज, यानी हमारे भारत का जो मैप आप देखते हैं वो पूरा पॉलिटिकल बाउंड्री है, पूरा बॉर्डर के अंदर वाली जितनी भी लैंड है वो सारी लैंड्स नेशनल रिसोर्स है। एंड ओशियनिक एरिया अप टू 12 माइल, और जो हमारा कोस्टल रीजन है, इंडिया के चारों तरफ जो समुद्री तट है ना, तो इंडिया 3 तरफ से घिरा हुआ है ना समुद्रों से, तो जो समुद्री तट है, तो उस किनारे से लेकर के 12 माइल अंदर समुद्र के तरफ, यानी कि लगभग 22.2 किलोमीटर समुद्र के तरफ का जो वाटर है, जो ओशियन है, वो किसका होता है? कंट्री का होता है, नेशनल रिसोर्स के अंदर आते हैं। यानी उतना का यूज़ हम लोग कर सकते हैं मछली मारने के लिए, या और भी दूसरा सी फूड गेन करने के लिए, या पेट्रोलियम वगैरह के लिए। अब बात करते हैं इंटरनेशनल रिसोर्स। इंटरनेशनल रिसोर्स में क्या होता है कि ओशियनिक रिसोर्स बियॉन्ड 200 माइल्स ऑफ द EEZ होता है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। जैसे कि हम इंडिया है ना, तो हमारा अगर मान लीजिए श्रीलंका के साथ ट्रेड है, तो श्रीलंका के साथ जो ट्रेड है, हम व्यापार करते हैं, ठीक है, तो उस समुद्र के बीच में एक समुद्र है, ठीक है, पाक स्ट्रीट कहते हैं उसको। वो जो समुद्री रास्ता है उसमें लगभग कितना 200 माइल्स हमारे इंडिया के टेरिटरी से 200 माइल्स बियॉन्ड तक, है ना, वहाँ तक हम लोग समुद्री रिसोर्स का यूज़ कर सकते हैं। वो इंटरनेशनल रिसोर्स है, लेकिन हमें करना क्या होगा, उसके लिए हमें अनुमति लेनी होगी। किससे अनुमति लेनी होगी? इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से, ठीक है। अब है ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट।
विकास के आधार पर रिसोर्स को कैसे बांटते हैं। तो एक होता है पोटेंशियल रिसोर्स, मतलब वैसे रिसोर्स जिसमें की पोटेंशियल है, उसका यूज़ किया जा सकता है, लेकिन प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं होने की वजह से उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते, जैसे विंड एनर्जी है ना। अब विंड एनर्जी की बात अगर करें हम या वाटर एनर्जी की बात करें तो राजस्थान और गुजरात जैसे रेगिस्तान में जो है विंड मिल है ना, पवन चक्की जिसको कहते हैं, वो चला करके बिजली का उत्पादन किया जाता है ना, इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन किया जाता है, या और भी दूसरे काम लिए जाते हैं, फैक्ट्रीज वगैरह रन किया जाता है। तो ये पोटेंशियल है विंड में और ये किया जा सकता है, लेकिन प्रॉपरली चूँकि डेवलप नहीं है वो टेक्नोलॉजी, इसकी वजह से वो उन सारे रिसोर्स का सही यूज़ नहीं किया जा पाता है। दूसरा है डेवलप। तो डेवलप रिसोर्स में क्या होता है, इसमें जो है जो भी रिसोर्सेज हैं हमारे पास, पहले उसका सर्वे किया जाता है। सर्वे करने के बाद देखा जाता है कि कौन सा रिसोर्स जो है, कौन सा रिसोर्स उसकी क्वालिटी क्या है और क्वांटिटी क्या है, यानी उसमें कौन कितना बेहतरीन है, कितना अच्छा है, कितना बुरा है, कितना खराब है, या कितना मात्रा में है, उसके अनुसार उसका हम लोग यूज़ करते हैं, है ना। वो डेवलप्ड रिसोर्स के अंदर आता है। स्टॉक और रिजर्व में क्या हो गया, स्टॉक और रिजर्व का मतलब कि हमारे पास है, लेकिन टेक्नोलॉजी के अभाव में हम लोग उसका यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। हमारे पास विंड एनर्जी विंड है, हमारे पास वाटर है, तो वाटर ही है। तो अब देखिए कि इतना सारा मतलब पानी है, लेकिन हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्लांट कितने जगह है, जहाँ डैम्स बने वहाँ इलेक्ट्रिसिटी प्लांट्स हैं। हर जगह तो नहीं है, डैम बना के आप सिर्फ डैम के किनारे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्लांट लगा रहे हैं, जबकि उसका और भी ज़्यादा हम लोग इस्तेमाल कर सकते थे इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी के लिए, लेकिन कर नहीं पाते। क्यों? एक तो हमारे पास टेक्नोलॉजी उतनी विकसित नहीं है और प्रॉपर तरीके से उसका हम लोग यूज़ नहीं कर रहे, इसलिए वो लोग स्टॉक या रिजर्व में है वो सारे। तो ये तो था हमारा रिसोर्स क्या होता है, उसके टाइप्स क्या होते हैं, है ना। अब हम लोग पढ़ेंगे डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज, कि किस तरीके से रिसोर्स को हम लोग डेवलप कर सकते हैं, डेवलप किया जाता है, ठीक है। तो इसके लिए आपको नया वीडियो देखना होगा, और नए वीडियो के लिए अगर आपने बेल आइकन दबा दिया है तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में यानी इसके पार्ट 2 में मैं आपको बताऊंगा कि रिसोर्स का डेवलपमेंट कैसे होता है, कैसे किया जाता है। तो बने रहिएगा मेरे चैनल पे, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।